नमस्कार स्टूडेंट्स, एमडीसी एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं बीट सर। पहले अपने एक टॉपिक किया था विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उसी की तरफ पे एक टॉपिक फिर है मैं लेके आया हूँ। काफी अच्छा टॉपिक है जनांकिक संक्रमण सिद्धांत। देखो, जनांकिक संक्रमण सिद्धांत, इसकी प्रमुख 5 अवस्थाओं का वर्णन आज अपने इस टॉपिक में करेंगे। 5 अवस्थाएं। देखो, सबसे पहले जनांकिक संक्रमण सिद्धांत है क्या चीज। देखो, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें विश्व में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर तथा निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के बारे में अपने आज जानेंगे। सबसे पहले जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? W.M. थॉमसन ने। 1929 ईस्वी में W.M. थॉमसन ने जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जनांकिक संक्रमण सिद्धांत 1929 में W.M. थॉमसन ने दिया, लेकिन इसे आगे किसने बढ़ाया? इसे आगे बढ़ाने का श्रेय फ्रैंक W. नोएस्टीन। देखो, ये मोस्ट अपने यदि देखा जाए इस दृष्टि से तो फ्रैंक W. नोएस्टीन 1945 ईस्वी में इसे वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय दिया। W. नोएस्टीन को जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। देखो, सबसे पहले एक मोस्ट बात है, अपने एक छोटी सी लाइन में यहां दर्शाऊंगा। W.M. नोएस्टीन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैंक W. नोएस्टीन 1945 में जिन्होंने जनांकिक संक्रमण सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वरूप दिया, उन्हें जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ये लाइन आप मोस्ट कर सकते हो। इन्हें क्या कहा जाता है? जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का जनक। देखो, आगे अपने चल के सबसे बड़ी बात इसमें यह है भी जनांकिक संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख 5 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। कितनी अवस्थाओं का? 5। देखो, सबसे पहले जनांकिक संक्रमण या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है इसमें इस अवस्था। देखो, प्रथम अवस्था में क्या कहा गया है? इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। देखो, नॉर्मल सी बात क्या है यहाँ पर? इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर पाई जाती है तथा जनसंख्या नियंत्रण में रहती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ आपने देखो नोटिस करने वाली क्या बात है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर और तथा जनसंख्या नियंत्रण में रहती है। देखो, एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे। यदि मान लो कहीं जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, कहीं जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो कहीं मृत्यु दर भी क्या हो रहा है? तीव्र गति से हो रहा है। तो वहां जनसंख्या का दबाव हमेशा नियंत्रण में रहता है। यही क्या बताती है अपने जनांकिक संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था बताती है। इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर पाई जाती है तथा जनसंख्या नियंत्रण में रहती है। नेक्स्ट अपने आता है द्वितीय अवस्था। देखो, दूसरी अवस्था या द्वितीय अवस्था या सेकंड अवस्था है जिसे अपन बोल सकते हैं। इस अवस्था में जन्म व मृत्यु दर उच्च होती है। देखो, दोनों ही सेम ही लगभग ये बताया गया है भी जन्म व मृत्यु दर क्या होती है? उच्च होती है। यही बात हमने यहाँ थी, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। यहाँ उच्च व मृत्यु दर और जन्म दर दोनों क्या मिलती है? उच्च मिलती है। लेकिन परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिर जाती है। देखो, एक बात नोट करने वाली है, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण मृत्यु दर गिर जाती है। तो इसका मतलब यहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी? जन्म दर में वृद्धि होगी और मृत्यु दर में कमी आएगी। किसके कारण? स्वास्थ्य सेवाओं के कारण।
नेक्स्ट एक टॉपिक आता है अपने थर्ड नंबर जिसमें दिया हुआ है तीसरी अवस्था या तृतीय अवस्था जिसे अपने कहते हैं। देखो दो अवस्थाएं, मैं ऐसे मानता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि अपने जनांकिक संक्रमण सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जनांकिक जो संक्रमण सिद्धांत है वो जन्म दर और मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जन्म दर व मृत्यु दर से। अब देखो नेक्स्ट तीसरी अवस्था, इस अवस्था में उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर पाई जाती है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, फोकस करने वाली है। देखो उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर पाई जाती है। तो आप ऐसे समझ गए होंगे भी जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर कम है। तो इस अवस्था में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। तो यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण ये अवस्था मानी गई है। तीसरी अवस्था को क्या कहेंगे अपने मोस्ट यदि माने तो तीसरी अवस्था उच्च जन्म दर है मध्यम मृत्यु दर पाई जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। देखो इस अवस्था में यदि एक महाद्वीप को ले लिया जाए, देखो इस अवस्था में एक महाद्वीप आता है। एग्जांपल के रूप में यदि मैं मानूं महाद्वीप एशिया, एशिया महाद्वीप तृतीय अवस्था में आज कैसे? चीन, भारत, जहां जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर मध्यम है, इसके कारण यहां जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। नेक्स्ट आते हैं अपने चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर मध्यम व मृत्यु दर निम्न मिलती है। देखो क्या बात कही गई है, दोबारा देखो, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर निम्न मिलती है। देखो मध्य और निम्न में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, भी जन्म दर थोड़ी ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। तो इस अवस्था में भी क्या होगी? जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि होगी। इसके मुकाबले यदि तीसरी जनसंख्या तीसरी अवस्था के मुकाबले अपने चौथी अवस्था में देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक जनसंख्या में थोड़ा डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा। देखो यहां जन्म दर मध्यम व मृत्यु दर निम्न मिलती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भी जन्म दर मध्य व मृत्यु दर निम्न मिलती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि होगी। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ये है पंचम अवस्था। देखो पंचम अवस्था में क्या किया गया है? इस अवस्था में निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर पाई जाती है। देखो यदि देखा जाए कि यहाँ निम्न जन्म दर होती है और निम्न ही मृत्यु दर होती है, तो इस अवस्था में जनसंख्या क्या रहती है? नियंत्रण में रहती है। देखो अब यदि देखा जाए, ये अपने हाथ की 5 उंगलियां देखो, प्रथम और 5 वाली, प्रथम और 5 नंबर दोनों समान है। फिर जो अपने थर्ड और फोर्थ ये दोनों समान है, लेकिन रह कौन सी गई? जो अपने थर्ड थी। देखो जो बीच वाली है, यदि देखा जाए इन दोनों को समान रूप से समझा जाएगा। यदि इन दोनों को देख लिया जाए तो इन दोनों को समान रूप से समझा जाएगा, लेकिन ये क्या है? अलग से है, जिसमें जनसंख्या क्या हो रही है? तीव्र गति से बढ़ रही है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर पाई जाती है और यहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। तो दोबारा देखो, एक जनांकिक संक्रमण सिद्धांत जिनका प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने 1929 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1929 ईस्वी में। लेकिन इसे आगे बढ़ाने का श्रेय, इसे वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक W. नोएस्टीन को जाता है। किसे जाता है? फ्रैंक W. नोएस्टीन ने 1945 ईस्वी में वैज्ञानिक स्वरूप देने का काम किया। लेकिन इसे ही जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या लिखेंगे अपने? फ्रैंक W. नोएस्टीन। तो ये बात आप ध्यान रखना, फ्रैंक W. नोएस्टीन ने जनांकिक संक्रमण सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था। और इससे अच्छा ये मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले टॉपिक करवाया था, उम्मीद करता हूँ कि वो आपने अच्छी तरह समझा होगा, देखा होगा। उसी तरह ये दूसरा टॉपिक अपना उसी चैप्टर में से निकाला गया है, जनांकिक संक्रमण सिद्धांत, जिसकी प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अलग अलग कार्यों में इसका अलग अलग योगदान दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है? सबसे बड़ी बात आती है जनसंख्या।
क्या जनसंख्या नियंत्रण में है या नहीं है। आज अपने इसी को देखेंगे। आगे नेक्स्ट अपने अभी देखो, पहले अपने जनांकिक संक्रमण सिद्धांत का एक टॉपिक किया था। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर अपने एक पहले टॉपिक किया था जनसंख्या घनत्व। देखो उसमें मैंने एक टॉपिक के बारे में बताया था आपको, जनसंख्या घनत्व। देखो यहाँ आपने जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के प्रमुख सूत्र भी क्या दिए गए हैं, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के प्रमुख सूत्र भी अलग अलग दिया गया। जैसे गणितीय घनत्व, देखो ये है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये मैंने पहले भी करवाया था। और अब फिर है ये देखो क्या दिया गया है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी ए प्रदेश की जनसंख्या 2 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा उसी ए प्रदेश का क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर है, तो कुल जनसंख्या घनत्व बताइए। तो ये सूत्र उस पे लागू होता है, जो गणितीय घनत्व का सूत्र है वो उसी पे लागू होगा। लेकिन देखो आज मैं सबसे पहले जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के 5 सूत्र है। कितने सूत्र है, 5। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। देखो मैं एग्जांपल सभी का एक एग्जांपल ले लेंगे अपने, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल अपने एक ले सकते हैं लेकिन सूत्र अलग अलग होंगे, अपने सूत्र में रख के भी दिखा सकते हैं। देखो सबसे पहले माना किसी एक प्रदेश की जनसंख्या क्या थी, एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि किसी एक प्रदेश की जनसंख्या क्या है, 2 लाख, यही बताया था मैंने पहले। फिर किसी एक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर। तो 3 से 3 जीरो काट के अपने 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यही बताया था मैंने, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा अपने। अब देखो कैसे गणितीय घनत्व ज्ञात करने का, किसी एक प्रदेश की जनसंख्या कितनी मानी, 2 लाख, और उसी एक प्रदेश का क्षेत्रफल अपने कितना माना, 2000। तो अपने निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करेंगे, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करेंगे। अब देखो नेक्स्ट केस में आर्थिक घनत्व। देखो आर्थिक घनत्व का अर्थ क्या होता है, आर्थिक का मतलब संसाधन, सीधी सी बात है। आर्थिक का मतलब क्या हो जाएगा, संसाधन। देखो यहां इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या बटे संसाधन। देखो क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या बटे संसाधन। नॉर्मल सी बात है, एक एग्जांपल के रूप में समझें भी ए प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख। माना किसी ए प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 1 लाख, और संसाधन कितने अपने पास, 1000। तो यदि इससे अपने 1000 से 3 बिंदु से 3 बिंदु काटेंगे तो क्या रह जाएगा, 100 व्यक्ति पर संसाधन क्या पाए जाएंगे, 100 व्यक्तियों पर एक संसाधन पाया जाएगा। सीधी सी बात ये है कि कुल जनसंख्या बटे संसाधन क्या हो जाएगा, एग्जांपल 1 लाख बटे अपने क्या दिया है, 1000 दे दिया। यदि अपने को संख्या क्या दे सकते हैं, 1,50,000, 50,000, 30,000 संसाधन दिए जा सकते हैं, 5,000, 10,000, 1 लाख तक भी संसाधन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कालिक घनत्व। देखो कालिक घनत्व क्या होता है, देखो सबसे पहले कालिक घनत्व के अंदर क्या आ जाएगा, कुल जनसंख्या बटे कृषिक जनसंख्या, कृषिक जनसंख्या। देखो इसमें ये पता लगेगा कि कालिक घनत्व में कितने लोगों पर कितने लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं, खेती कृषि करते हैं। तो यहाँ आपने कोई बात ये समझ में आनी चाहिए, कुल जनसंख्या बटे कृषि जनसंख्या। भी मान लो एग्जांपल के रूप में 10,000 सॉरी 1 लाख, 2 लाख बटा में 1000। देखो ये क्या दिया है, कुल जनसंख्या कितनी है, 2 लाख, और कृषि जनसंख्या कितनी है, 1000।
तो आपने क्या कर सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करेंगे, खेती करेंगे। कितने पर, 2 लाख जनसंख्या पर 2% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। सिर्फ ये बात है 2 लाख बटे 1000, यदि अपने देखो कुल जनसंख्या कितनी ली है 2 लाख, कृषक जनसंख्या कितनी ली है 1000, यदि 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटी हो क्या आ गया अपने 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखो इसमें दिया गया है कृषि घनत्व। देखो कृषि घनत्व में क्या आ जाएगा, कृषक जनसंख्या बटे कृषक जनसंख्या बटे कृषि भूमि क्षेत्रफल। देखो ये थोड़ा सा अलग है, देखो यहां भी कृषि आ रहा है, यहां भी कृषि अपने। देखो सबसे पहले कृषक भूमि, देखो यहां दिया है कृषक जनसंख्या, भी कितने लोग खेती करते हैं और कितने परसेंट भूमि पे कर रहे हैं, यहां ये पूछा गया भी कितने लोग खेती करते हैं और कितने परसेंट भूमि पर। भी प्रति वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो कितने लोग खेती करते हैं। मान लो एक एग्जांपल के रूप में समझे अपने, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जो आपने खुद हल किया है। जैसे मान लो ए प्रदेश की कृषक जनसंख्या, देखो ये आपने खुद करके मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ए प्रदेश की कृषक जनसंख्या 5 लाख है। कितनी है 5 लाख, तथा ए प्रदेश का कृषि भूमि क्षेत्र 50,000। कितना दिया है 50,000। तो कृषक जनसंख्या पर कृषि घनत्व बताइए, क्या पूछा है कृषि जनसंख्या में अपने को क्या निकालना है कृषि घनत्व। ये आपके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका ए प्रदेश की कृषि जनसंख्या 5 लाख है तथा ए प्रदेश का कृषि भूमि क्षेत्रफल 5,000 है। तो प्रति कृषि जनसंख्या पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों द्वारा खेती की जाती है, ये आप मुझे करके बताओगे। और एग्जांपल के रूप में यदि मैंने ये दे दिया है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दें। तथा जितने भी मैं टॉपिक करवाऊंगा आप अपनी इस नोटबुक में इसे सेव करके रखने, नोटबुक में उतारने से, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो लास्ट हमने दिया है पोषण घनत्व। देखो पांचवा इसका पॉइंट क्या दिया है अपने को, पोषण घनत्व। देखो पोषण घनत्व के रूप में यदि देखा जाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कुल जनसंख्या बटे भोज्य फसल क्षेत्र, भोज्य फसल भूमि क्षेत्रफल। नॉर्मल सी बात है भी कितने लोग भोज्य फसल जैसे अनाज, देखो अन्य अनाज जैसे जैसे अपने बहुत सारी चीजें हैं, पेयजल पदार्थ हो गए, दाल वगैरह हो गई, इन सारी चीजों का सेवन है वो भोज्य फसल के अंदर आएंगे जिन्हें अपना उपभोग करते हैं, जिसे अपने क्या करते हैं उपभोग। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कुल जनसंख्या बटे भोज्य फसल भूमि क्षेत्रफल। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं आपको उसी और सरल करके बता सकूं। देखो सबसे पहले कुल जनसंख्या बटे भोज्य फसल भूमि क्षेत्रफल दिया है कि कितने लोग भोज्य फसल भूमि क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। देखो सबसे पहले यही है, ये एग्जांपल रख के देख लेते हैं अपने इसका आंसर यही निकल जाएगा। तो आप इसका आंसर मेरे को इसी रूप में बताना कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या सेम ही आएगा या अलग अलग आएगा। यदि आप आंकड़े ए प्रदेश के लिए रख सकते हैं, ए प्रदेश का क्षेत्रफल भी यही रख सकते हैं। तो मैं
दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के क्या क्या है प्रमुख सूत्र, जिसे मैं फर्स्ट मेरी वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि गणितीय घनत्व क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। किसी एक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, मान लो जनसंख्या थी 2 लाख और क्षेत्रफल कितना है 2000 वर्ग किलोमीटर, तो ये है अपने जनसंख्या घनत्व निकालने का प्रमुख सूत्र, जो एग्जाम के अंदर लगभग पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आप इस बात पे ध्यान रखना थोड़ा सा कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के प्रमुख सूत्रों में 5 सूत्रों का वर्णन दिया गया है, जिन्हें मैंने अभी आपको अलग अलग बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आप इसे अपने नोटबुक में सेव करके रख लें ताकि आपके एग्जाम के लिए आप इसे पूरी तरह तैयारी कर